राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वेटनरी गायनोकोलॉजी में मादा जनन तंत्र की संरचना एवं उसके कार्यों को। तो मादा जो जनन तंत्र है, जिसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मादा जनन तंत्र का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडाशय यानी ओवरी होता है। ये एक जोड़ी होती है, एक न होकर एक जोड़ी होती है, बाईं ओवरी एवं दाईं ओवरी। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे मादा जनन तंत्र का निर्माण, जिसको मैं भी बताऊंगा, इस पूरे मादा जनन तंत्र का निर्माण भ्रूण की पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से होता है, या हम जिसे मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। इस मुलेरियन डक्ट से या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से इस पूरे मादा जनन तंत्र की संरचना का विकास होता है, जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इस मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी ओवरी यानी अंडाशय, फिर इसके बाद में फिर एक जोड़ी ओवरी के बाद में फिर एक जोड़ी अंडवाहिनी, जिसे हम अंग्रेजी में ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसके भी तीन भाग होते हैं, ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं। पहले हम इसकी संरचना को मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। इसके बाद में फिर ये हमारा है गर्भाशय या यूटेरस। ये संख्या में एक ही होता है, लेकिन इसके हॉर्न दो हैं। बाईं ओविडक्ट से इस यूटेरस का बायां हॉर्न जुड़ता है, और दाईं जो ओविडक्ट है इससे अपना इस यूटेरस का दायां हॉर्न जुड़ता है। मैं यूटेरस की संरचना के बारे में भी अलग से बताऊंगा आगे। फिर ये यूटेरस है, ये यूटेरस की बॉडी और ये यूटेरस के दोनों हॉर्न्स हैं। फिर देखिए, फिर इसके बाद में एक ठोस नलिकाकार संरचना है, जिसमें ऐसे सलवटें पाई जाती हैं। यानी मादा जनन तंत्र के इस भाग में, और इसकी संख्या भी एक होती है, मादा जनन तंत्र के इस भाग में, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, ये ठोस होती है, सलवटों युक्त होती है एवं नलिकाकार होती है। इसके बाद में ये सर्विक्स के भी तीन भाग हैं। यहाँ जो यूट्रस की तरफ जो खुलता है, जो ओपनिंग, इसे हम कहते हैं इंटरनल ओस, और जो बाहर वेजाइना की तरफ जो ओपनिंग खुलती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। और ये पूरा भाग है सर्विक्स का, और ये बीच में हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मिड सर्विक्स। इसके बाद में ये भाग है वेजाइना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वेजाइना। फिर ये जो थोड़ा सा छोटा सा भाग है, जिसमें मादा का उत्सर्जन तंत्र, अर्थात जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग है, यानी कि मूत्र का विसर्जन मादा में इस यहाँ पर इस नलिका द्वारा होता है। और इसके बगल में यहाँ दो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जिन ग्रंथियों को हम बोलते हैं बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। ये बार्थोलिन की ग्रंथियाँ क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं, ताकि इस वेजाइना की जो अम्लीय प्रकृति है वो हमेशा उदासीन बनी रहे। ये इसका कार्य है। तो इस प्रकार एक जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथियाँ और ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग, जहाँ मादा के द्वारा मूत्र विसर्जित किया जाता है, इस छोटे से भाग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसके बाद में अपना आ जाता है यहाँ पर वल्वा, और वल्वा में तीन भाग हैं।
ये क्लाइटोरिस। अभी मैं नामांकन करूँगा सारा, तब आपको और भी इजी वे में समझ में आएगा। ये है क्लाइटोरिस, जो नर के शिशन का अवशेषी अंग या नर के शिशन का क्या माना गया है, होमोलोगस ऑर्गन। ये म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, ये श्लेष्म झिल्ली के कुछ फोल्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, और ये है लेबिया माइनोरा। इस प्रकार वल्वा में 3 भाग हैं, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। इस प्रकार अब देखिए हम नाम लिखते चलते हैं और फिर समझते हैं। ये अंडाशय, और ये अंडाशय मादा का कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो एक जोड़ी होता है। ध्यान रखिएगा, जब सवाल पूछा जाए मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो वेजाइना नहीं लिखना है, अपने को बताना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। जबकि ये जो वेजाइना है, ये वेजाइना मादा का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी संभोग स्थल। मादा का कोपुलेटरी ऑर्गन है वेजाइना, और मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। अब ओवरी की हम चर्चा करते हैं, तो बीच में यानी कुतिया में, बीच में ये ओवरी एक पेरिटोनियम के छोटे से थैले में बंद होती है, और उस थैले को हम बोलते हैं ओवेरियन बर्सा। बर्सा का मतलब होता है छोटा सा थैला, यूँ समझ लीजिए पॉकेट। तो उस पेरिटोनियम के छोटे से पॉकेट में ये ओवरी स्थित होती है, और उस पॉकेट को हम बोलते हैं ओवेरियन बर्सा। तो बताइए, सवाल आ जाए, किस मादा पशु में ओवरी एक पेरिटोनियम के पॉकेट में स्थित होती है, अर्थात किस पशु में ओवेरियन बर्सा पाया जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? बीच। तो याद कैसे रखेंगे? बर्सा बीच में पाया जाता है, बी से बर्सा और बी से बीच। तो ओवेरियन बर्सा किस में पाया जाता है? बीच में, अर्थात कुतिया में पाया जाता है। दूसरा, ओवरी से सवाल ये पूछ लिया जाए, ओवुलेशन फोसा। ओवुलेशन फोसा किस मादा पशु की ओवरी में पाया जाता है? तो इसका जवाब देना है मेयर, यानी घोड़ी। ओवुलेशन फोसा का मतलब है ये ओवरी है और ये फोसा है। ये फोसा है यानी डिप्रेशन है, दबा हुआ अवतल भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोसा। तो ये ओवुलेशन फोसा है, और इस ओवुलेशन फोसा के होने के कारण आप देख रहे होंगे कि इस ओवरी की आकृति कैसी हो गई है? सेम के बीज जैसी या किडनी की जैसी। तो आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किस मादा पशु की ओवरी किडनी जैसी होती है? तो उसका जवाब भी क्या होगा? मेयर, यानी घोड़ी। तो दोनों सवाल हो गए। किस में ओवुलेशन फोसा पाया जाता है? मेयर में। किस पशु की ओवरी किडनी नुमा होती है? मेयर में। दोनों का जवाब होगा मेयर। इसके बाद में चलिए मैं इधर समझाता हूँ इस ओवरी पे। अक्सर परीक्षाओं में ओवरी की आकृति के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। अलग अलग पशुओं में ओवरी की आकृति भी अलग अलग पाई जाती है, और ये एक बार 2016 पशुधन सहायक भर्ती में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको याद हम कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे पशु हैं, सबकी आकृति अलग अलग है। तो अपनी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा आप एक आकृति का जो मोटा मोटा अनुमान आप निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? देखिए, ओवरी की आकृति से संबंधित वो है
ये आपको इसी तरह से लिखना है और आपको आराम से याद हो जाएगा। भिन्न भिन्न पशुओं में ओवरी की साइज क्या होती है। KARO दीपावरी यानी करो दीपावरी, ये हो गया करो दीपावरी। फिर इसको आप कैसे याद रखेंगे, मेरी जांच CBI सासू करी। करो दीपावरी मेरी जांच CBI सासू करी। करी से कोई भी आपको संकेत नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपका पूरा सही हो जाएगा। आपको कैसे याद रखना है, ऐसे करो करो दीपावली मेरी जांच CBI सासू करी। कैक का मतलब क्या है, किडनी। पूछ लिया जाए किडनी जैसी आकृति की ओवरी किसमें होती है, तो किसमें होती है, मेयर में। मेयर से क्या हो गया, मेयर। फिर अलमंड, ए का मतलब क्या है, आलमंड। आलमंड या बादाम जैसी ओवरी बादाम जैसी ओवरी किस में पाई जाती है, गोट में। और गोट और शीप दोनों को हम एक साथ लेंगे यहाँ पर, गोट और शीप में यानी बकरी और भेड़ में। फिर आर का मतलब क्या है, राउंड यानी गोलाकार। गोलाकार ओवरी किस में पाई जाती है, गाय में। सी का मतलब क्या हो गया, काऊ। और काऊ के साथ में किसका जोड़ा है, भैंस का, बफेलो। काऊ और बफेलो में किस प्रकार की ओवरी है, राउंड गोलाकार। ओ का मतलब क्या है, ओवल यानी अंडाकार। ओवल शेप ओवरी किस में होती है, बीच में अर्थात कुतिया में। दीपा का मतलब क्या है, दीर्घ वृत्ताकार। और दीर्घ वृत्ताकार और पालीयुक्त। दीर्घ वृत्ताकार पालीयुक्त ओवरी किस में पाई जाती है, सा का मतलब सांड में। और सांड का मतलब क्या होता है, ऊंटनी। वयस्क ऊंटनी को, मादा पशु जो होता है ऊंट का वयस्क, उसको हम क्या बोलते हैं, सांड। तो ऊंटनी में कैसी ओवरी है, दीर्घ वृत्ताकार एवं पालीयुक्त ओवरी है। इसके बाद में बरी से हमको क्या समझना, बैर। बैर जैसी बैर नुमा ओवरी किस पशु में होती है, सो सू से क्या हो गया, शूकरी। शूकरी या सूरी अर्थात जिसे हम कहते हैं सो। सुअर की वयस्क मादा को हम क्या बोलते हैं, सो। और इस करी से कुछ नहीं बनता। तो आपको जब याद रखने हैं ओवरी के अलग अलग आकृतियाँ, तो आपको याद रखना है करो दीपावली मेरी जांच CBI सासू करी। इससे आपको सारा याद हो जाएगा। इसके बाद में आइए अपना अगला भाग मादा जनन तंत्र का, और वो है ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। आपके सामने ये जो कप जैसा भाग दिख रहा है, कप नुमा, या इसे हम कह सकते हैं फनेल नुमा, फनेल जैसा, ये जो दिख रहा है कप जैसा या फनेल जैसा, ये भाग कहलाता है इनफंडीबुलम। और याद आप कैसे रखते हैं, देखो यहाँ फन आ रहा है और यहाँ पर भी फन आ रहा है, यानी इनफंडीबुलम कैसा है, फनेल जैसा, कीपाकार, कीप जैसा भाग। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, ओवा को कैच करना पड़ता है। पिछली क्लास में मैंने बताया ओवरी से किसका निर्माण होता है, ओवम का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में वो ओवम निकल कर बाहर आया, और इस बाहर निकले ओवा को इस इनफंडीबुलम के द्वारा कैच करना होता है। इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, कप जैसी, फनेल जैसी। फिर देखिए इस ओविडक्ट का दूसरा भाग एम्पुला कहलाता है। अगला भाग एम्पुला, और लास्ट भाग क्या कहलाता है, ईस्थमस। तो इस प्रकार ओविडक्ट के कितने भाग हो गए, 3 भाग, इनफंडीबुलम, एम्पुला और ईस्थमस। अब ओविडक्ट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है,
कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब मादा की तरफ से अंडाणु और नर की तरफ से शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं इस जगह पर आकर, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन होने के बाद में एक कोशिकीय जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और वो कहाँ पर होता है? एम्पुला व इस्थमस के जंक्शन पर। संपन्न होता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए, मादा के किस भाग में, मादा जनन तंत्र के किस भाग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है? तो एम्पुला व इस्थमस के जंक्शन पे। और इस पूरे अंग का नाम भी पूछा जा सकता है कि कहाँ संपन्न होती है? ओविडक्ट में। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फर्टिलाइजेशन संपन्न हुआ। फर्टिलाइजेशन का मतलब है ओवा प्लस स्पर्म, ओवा का स्पर्म से मिलना। यह है मादा का युग्मक, यह है नर का युग्मक। दोनों के मिलने से क्या होता है? एक कोशिकीय द्विगुणित। क्योंकि ये दोनों अगुणित हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसलिए शुक्राणु में और ओवा में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। फिर जब दोनों मिलते हैं तो एक कोशिकीय द्विगुणित किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। ये शरीर की एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका है, जाइगोट। इसके बाद में इसमें तीव्र समसूत्री विभाजन होते हैं, जो भ्रूण का निर्माण होता है, वो बात अलग है, पर अपना विषय यहाँ पर अलग है। अपने को उस ओविडक्ट के फंक्शन को समझने के लिए एक बात और समझनी पड़ेगी कि इस ओविडक्ट में दो प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में दो प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं। एक तो सेक्रेटरी सेल्स और दूसरी कौन सी सेल्स? सीलिएटेड सेल्स। सेक्रेटरी यानी स्रावी कोशिकाएं और सीलिएटेड सेल्स पक्षमाभ युक्त कोशिकाएं। सीलिएटेड सेल्स का काम क्या है? ये जो पक्षम होते हैं, यानी इनमें आंतरिक परत में, इस ओविडक्ट की आंतरिक परत में सीलिया यानी छोटे छोटे रोम जैसे रोम सदृश सीलिया पक्षमाभ होते हैं, जो क्या करते हैं? इस इनफंडिबुलम द्वारा जो ओवा केच हुआ, इस ओवा को क्या मारते हैं? गति प्रदान करते हैं, धक्का मारते हैं। क्योंकि निषेचन तो यहाँ आकर होगा, तो इस ओवा को गति करते 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 यहाँ तक आना है, तो इसके धक्का कौन मारता है? ये सीलिएटेड कोशिकाएं। दूसरा, इस ओविडक्ट में सेक्रेटरी सेल्स या स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार का स्राव पैदा होता है और उस स्राव को हम बोलते हैं पैग। अब पैग का मतलब आप वो मत समझ लेना जो 60 ml लेते हैं रोज़ शाम को बैठकर, लेकिन पैग है ये स्रावी कोशिका एक पदार्थ का स्रावण करती हैं जिसे पैग बोलते हैं। इसलिए इन स्रावी कोशिकाओं को पैग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए ये पैग का निर्माण क्यों करती हैं। यहाँ सीलिएटेड कोशिकाओं के द्वारा धक्का खाते खाते यहाँ तक ओवा आ गया। अब इसको निषेचन के लिए क्या चाहिए? स्पर्म। स्पर्म भी यहाँ से धक्का खाता खाता, क्योंकि यूट्रस में भी इधर सीलिएटेड कोशिकाएं हैं और स्पर्म के पूंछ भी होती है। स्पर्म के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिससे ये लगातार ऊर्जा बनाता रहता है, तो उस ऊर्जा से इसको गति मिलती रहती है और ये यहाँ तक आता है। लेकिन आपने जैसे सुना होगा या देखा होगा कि कई नई जगह जाते हैं या वर वधू के घर में जाता है तो वो शर्माता रहता है और उसकी शर्म दूर करने के लिए उसका जीजा उसके साथ रहता है। तो यहाँ पर उसका जीजा तो साथ है नहीं, इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन से पहले मान लीजिए डरने लगता है, नई जगह आ गई, यहाँ पर ये इस अंडाणु को निषेचित करने के काबिल नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में आ गया, यूँ समझ लीजिए। तो
इस शुक्राणु को, स्पर्म को निषेचन के योग्य बनाने के लिए इसे कुछ एक पदार्थ पैग बनाकर दिया जाता है। तो ये पैग कौन देती है? ये सेक्रेटरी कोशिकाएं, जिनसे एक स्राव निकलता है, पैग, और इस स्राव में वो शुक्राणु निषेचन के योग्य बन जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो सवाल आ जाए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कैपेसिटेशन की क्रिया संपन्न होती है? तो ओविडक्ट में। और कैपेसिटेशन का अर्थ क्या है? कैपेसिटेशन का अर्थ है शुक्राणु को निषेचन के योग्य बनाना। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? इन पैग कोशिकाओं की, जिन्हें हम सेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। और ये किस में पाई जाती हैं? ओविडक्ट में। तो इस प्रकार ओविडक्ट में सेक्रेटरी और सीलेटेड दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दोनों का अलग अलग कार्य मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अपना जो तीसरा भाग, इसी प्रकार इसके भी यही तीन भाग, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फिर ये जो यूट्रस आया, यूट्रस जिसके दो हॉर्न हैं और ये इसकी बॉडी है, शरीर है। अब यूट्रस की हम बात करते हैं, गर्भाशय की, तो याद रखना भैया, यूट्रस के होते हैं दो प्रकार। यूट्रस के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बाइकॉर्नुएट, दूसरा होता है बाइपर्टाइट। तो यूट्रस दो प्रकार का पाया जाता है। एक बाइकॉर्नुएट, बाई का मतलब होता है दो, और कॉर्नुआ का मतलब होता है साइंस में सींग या हॉर्न। बाई का मतलब होता है दो, और पार्ट का मतलब भाग। सीधी सी बात है, आपको जब लिटरली जो मीनिंग है, शब्दों से जो निकल के आ रहा है, उससे आप समझिए तो आपको आसानी होगी। बाइकॉर्नुएट प्रकार के यूट्रस में क्या होता है? दो हॉर्न्स होते हैं, सीधी सी बात है। तो बाइकॉर्नुएट प्रकार के यूट्रस में कितने हॉर्न्स होते हैं? दो। तो ये किस किस में होता है? देखिए, गाय में, काऊ में, बफेलो में, शीप में, गोट में, केमल में, और किस में? हॉर्स यानी मेयर में। मादा हॉर्स को हम क्या बोलते हैं? मेयर। कैटल, बफेलो, शीप, गोट, केमल, मेयर। वैसे हम बात करें, काऊ, बफेलो, शीप को ईव बोलते हैं, गोट को डोई बोलते हैं, केमल को सांड बोलते हैं, मेयर को मेयर बोलते हैं, मादा पशुओं को वैसे। लेकिन अपने को जाति से आपको समझना है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े। बाइकॉर्नुएट जिनमें दो सींग होते हैं। अब अपने बात आ गई आकृति की। हॉर्न तो दो होते हैं, लेकिन आप देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ऐसे ये दो हॉर्न हैं। आकृति कैसी होगी? वाई जैसी। ये दो हॉर्न है और यूट्रस की बॉडी है, अर्थात ये बॉडी तो है छोटी और हॉर्न है लंबे। जब यूट्रस की बॉडी छोटी हो और हॉर्न लंबे हो, तो इस प्रकार से यूट्रस की आकृति कैसी प्रतीत होगी? वाई जैसी। तो अब याद रखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कैटल, बफेलो, शीप, गोट में जो बाइकॉर्नुएट प्रकार का यूट्रस पाया जाता है, मगर इसकी शेप कैसी होगी? वाई जैसी, अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसी। और आगे कैमल में और मेयर में, इन दोनों में क्या होता है? देखिए, टी, अंग्रेजी का जो टी, कैपिटल लेटर, इसमें देखिए ये यूट्रस की बॉडी है और ये यूट्रस के हॉर्न है। इसका मतलब क्या हुआ? यूट्रस की बॉडी बड़ी है और हॉर्न छोटे छोटे हैं। बाइकॉर्नुएट प्रकार का वह यूट्रस जिसमें यूट्रस की बॉडी तो बड़ी हो, तुलनात्मक रूप से हॉर्न छोटे हों, तो वो कैसा प्रतीत होगा? टी जैसा। तो टी जैसी। तो अब बताइए, आपके सामने सवाल आ गया कि बाइकॉर्नुएट प्रकार का यूट्रस किस में पाया जाता है? तो इन सब में। अगर नहीं पाया जाता है तो क्या आ जाएगा जवाब? बीच। इसका एक ही उदाहरण है, बाइपर्टाइट प्रकार का यूट्रस किस में पाया जाता है? बीच में। तो बाइकॉर्नुएट प्रकार का यूट्रस किस में नहीं पाया जाता? तो उत्तर क्या हो गया? बीच।
या फिर बाइकार्निवेट प्रकार का यूट्रस जिसमें वाई की आकृति का यूट्रस पाया जाता है, तो क्या हो गया? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और पूछा जाए टी आकृति का यूट्रस किस में पाया जाता है, तो सांड में और घोड़ी में, कैमल और मेर में। आपको ये याद रखना। बाइपर्टाइट का मतलब है इस यूट्रस के ही दो भाग होते हैं। इसमें यूट्रस की न तो कोई बॉडी न कोई हॉर्न, ऐसे अलग अलग कुछ नहीं होता। इसमें यूट्रस ही दो भागों में बटा होता है। जैसे ऐसे दो भाग हो गए, ये लो अंग्रेजी का वी, तो इसमें एक भाग तो ये, एक भाग ये। तो बताओ जब दो भाग हो गए तो ये यूट्रस कैसा दिख रहा है? वी आकृति का। तो आपसे सवाल आ जाए बाइपर्टाइट प्रकार का यूट्रस किस में पाया जाता है? बीच में। और सवाल अगर यूं आ जाए कि बताइए वाई जैसी आकृति का यूट्रस किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? बीच में, कुतिया में। यूट्रस के अंदर कैरेंकल्स पाए जाते हैं। यूट्रस के अंदर छोटी छोटी ऐसे गांठें पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कैरेंकल्स। और इनकी संख्या लगभग गाय भैंस में कितनी होती है? 70 से 110। ये यूट्रस में पाए जाने वाले कैरेंकल्स प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो प्लेसेंटा में भी एक गांठों जैसी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं कोटिलेडन्स, और उसमें भी संख्या 70 से 110 कोटिलेडन्स होते हैं। तो प्लेसेंटा के कोटिलेडन्स इन यूट्रस में पाए जाने वाले कैरेंकल्स से फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। तो ये काम है कैरेंकल्स का। तो कैरेंकल्स का कार्य क्या हुआ? प्रेगनेंसी की अवस्था में प्लेसेंटा के कोटिलेडन्स से जुड़ना और जुड़कर उस भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये काम हो गया ये यूट्रस का। इसके बाद में जो अगली संरचना आई जिसे हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। ये सर्विक्स, इसके तीन भाग क्या है? ये इंटरनल ओस, ये सर्विक्स, और ये एक्सटर्नल ओस। मादा जनन तंत्र का ये भाग ठोस नलिकाकार एवं सलवटों युक्त होता है। ठोस नलिकाकार एवं सलवटों युक्त होता है। सलवटों की यहाँ जरूरत क्या है? जैसे हारमोनियम में सलवटें होती हैं जिसमें हवा, पंखा का जो हवा मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हवा मारते हैं अंदर की तरफ तो वापस सिमट जाता है, फिर हवा भरते हैं तो उसको ऐसे चौड़ा भी हो जाता है। सलवटों का लाभ क्या है? हम अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें फैला सकते हैं, अपनी मर्जी से उसे सिकोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सलवटों के कारण सर्विक्स की आकृति को या सर्विक्स की साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रसव के समय जब प्रसूति या प्रसव का समय होता है तो नवजात शिशु को इस सर्विक्स से होते हुए बाहर निकलना पड़ता है। तो इतनी सी छोटी सी सर्विक्स में उसे सिर, हाथ, पैर कैसे आएंगे? तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये सलवटें खुल जाती हैं और सर्विक्स की साइज बढ़ जाती है ताकि प्रसूति में आसानी हो। इसीलिए इसमें सलवटें पाई जाती हैं। और मादा जनन तंत्र के किसी भी भाग में सलवटें नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ इसी भाग में पाई जाती हैं। और सर्विक्स का काम देखिए क्या क्या होता है। ये सर्विक्स यूट्रस में इन्फेक्शन को जाने से रोकती है क्योंकि ये बंद रहती है। सर्विक्स दो ही समय खुलती है, या तो पशु हीट में आए तब थोड़ी खुलती है, या प्रसव के समय खुलती है, अन्यथा सर्विक्स हमेशा ही बंद रहती है। तो बंद रहकर ये यूट्रस में इन्फेक्शन को जाने से रोकती है। दूसरा, ये सर्विक्स शुक्राणु के भंडार के रूप में भी कार्य करती है, स्पर्म रिजर्वोयर के रूप में भी काम करती है। यहाँ पर शुक्राणु भंडारित रहते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्पर्म रिजर्वोयर के रूप में भी ये काम करती है, इन्फेक्शन को भी रोकती है। और इसकी एक सुअर में यानी मादा सुअर में यानी सौ में विशेष आकृति की सर्विक्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू जैसी सर्विक्स किस पशु में पाई जाती है? शूकरी में यानी सौ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में अगर ये सर्विक्स आपने फील्ड वेटनरियंस ने बहुत बार देखा होगा, ये सर्विक्स ऐसे सीधी न होकर कभी कभी एस या सी आकृति की होती है। ये सर्विक्स एस या सी आकृति की होती है और उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराने में भी दिक्कत आती है कभी कभी। तो इस प्रकार की आकृति वाली सर्विक्स को हम क्या कहते हैं? किंक्ड सर्विक्स। किंक्ड सर्विक्स कहते हैं इस प्रकार आकृति वाली सर्विक्स को। इसके बाद में आ जाइए, कृत्रिम गर्भाधान की हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बताइए किस जगह पर सीमन डिपॉजिट करते हैं? मिड सर्विक्स में, मिड सर्विक्स में करते हैं। फिर इसके बाद में आ जाइए, ये क्या है? वेजाइना। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मादा जनन तंत्र का कोपुलेटरी ऑर्गन है वेजाइना। ये जो सामने की दीवार है इसे वेजाइनल फोर्निक्स बोलते हैं, और ये जो पैसेज है, मार्ग है, इस मार्ग को बोलते हैं वेजाइनल पैसेज, योनि मार्ग। फिर इसके बाद में ये वेस्टिब्यूल, और इस वेस्टिब्यूल में क्या है? एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग है जहाँ पर मूत्र विसर्जन नलिका आती है। फिर एक जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथियाँ हैं, इनसे निकलने वाला क्षारीय पदार्थ मादा की इस योनि की अम्लीयता को उदासीन बनाए रखता है। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है सवाल आपको कि मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग उत्सर्जन तंत्र एवं जनन तंत्र दोनों के लिए कॉमन भाग बनाता है? तो उसका जवाब भी क्या होगा? वेस्टिब्यूल। क्योंकि यहाँ पर मूत्र नलिका यूरिथ्रा यहाँ की खुलती है मादा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र दोनों का ये कॉमन मार्ग है। कौन? वेस्टिब्यूल। इसके बाद में नीचे क्या है? वल्वा। और वल्वा के भी मैंने कितने भाग बताए? वल्वा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक तो क्लाइटोरिस, दूसरा लेबिया मेजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा। ये क्लाइटोरिस नर के शिशन का होमोलोगस या नर के शिशन का एक अवशेषी अंग है। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा भी इसी वल्वा में आते हैं। ये म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, ये ज़्यादा विकसित होता है और ये कम विकसित होता है। लेबिया माइनोरा कम विकसित होता है, लेबिया मेजोरा थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें, मादा जनन तंत्र का शुरुआत हम करते हैं ओवरी से, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो अंतिम बाह्य भाग है वो क्या है? वल्वा। तो मादा जनन तंत्र का बाह्यतम भाग क्या है? वल्वा, नहीं कि वेजाइना, वल्वा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। ये मादा जनन तंत्र की संरचना और इसके विभिन्न भागों के कार्य, और ओवरी की जितनी अलग अलग पशुओं में आकृतियां हैं आपको वो याद रखना है। यूट्रस के प्रकार और यूट्रस की जो शेप है वो आपको याद रखनी है। सर्विक्स के काम मैंने बताए, वेजाइना, वेस्टिब्यूल जो कॉमन मार्ग है, फिर वल्वा के कौन से 3 भाग होते हैं, और कौन सी 2 कोशिकाएं ओविडक्ट में पाई जाती हैं, इन दोनों का अलग अलग काम क्या है, कैपेसिटेशन का अर्थ क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जाइगोट क्या होता है, और ये कपनुमा संरचना कौन सी होती है, इस ओविडक्ट के कितने भाग होते हैं, तीनों के अलग अलग काम क्या हैं, ओवुलेशन फोसा किस में पाया जाता है, ओवुलेशन बरसा किस में पाया जाता है। इस प्रकार अनेक सवाल बनते हैं, इन सबको आपको याद करना है, सब महत्वपूर्ण है। बाकी इसके बाद में अगली क्लास में लेंगे।